हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले कंडक्टेंस की। तो इस कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टेंस होता क्या है? तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओम होती है। तो अगर मैं ओम को ऊपर ले जाऊंगा तो पर ओम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज पर ओम, या फिर इसे मैं एमएचओ भी कह सकता हूं। ठीक है, या फिर इसे मैं साइमन भी कह सकता हूं, या फिर इसे हम लोग साइमन भी कह सकते हैं। तो SIEMEN, तो ये हो गया हमारा साइमन। तो बच्चों, ये डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। जस्ट इंट्रोडक्शन है इसका, इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है इसमें बहुत ज्यादा। ऐसी अगर हम बात कर देते हैं कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? तो ये होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी कि रेजिस्टिविटी का अगर मैं उल्टा कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देता हूं तो जो चीज मुझे मिलती है उसे मैं कंडक्टिविटी कहता हूं। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/ρ। और आपको पता है कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद होगा आपको, वो यहीं से निकल के आता था, R इज इक्वल टू ρL/A। यहां से ρ इज इक्वल टू क्या हो जाता था? तो RA/L। और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता था ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता था तो बचता था ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। और इसे जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा पर ओम पर मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। तो बात समझ में आती है। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? पर ओम पर मीटर। ये हमारे बेसिक से टॉपिक्स हो गए, सिंपल डेफिनेशंस थी जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो इसे हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी वायर है तो उस वायर के थ्रू उस वायर के थ्रू परपेंडिकुलरली कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया से। ठीक है, तो यानी यूनिट एरिया से फ्लो करने वाला जो करंट होता है उसी को हम लोग करंट डेंसिटी कह देते हैं। और यहाँ पे बस एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि जो आपका सरफेस एरिया होना चाहिए वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही आपको बस बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, करंट डेंसिटी मैंने क्या बताया? तो मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो यानी कि हमें करंट देखना है यूनिट एरिया से। तो हम लोग इसको कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? तो जब भी हम करंट पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, इसका मतलब हमें पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर देना है। तो जब हम पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम लोग करंट डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होगी। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखने वाला वो ये है कि जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। यानी अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे अगर आप चेक करेंगे जाके, तो वहां पे करंट डेंसिटी की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि करंट डेंसिटी जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी आपका एक पॉइंट फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये आपका बेसिक डेफिनेशन था जो मैंने आपको समझाया कि भाई करंट डेंसिटी होती क्या है। तो करंट पर यूनिट एरिया, और कंडीशन क्या है कि जो एरिया होना चाहिए वो हमेशा करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पे मैं 2 केसेस आपके सामने डिस्कस करूंगा।
तो यहाँ जो पहला केस है, अगर मैं केस 1 की बात करता हूं तो केस 1 में मैं क्या कह रहा हूं, when the area is perpendicular to the direction of current, यानी कि जो हमारा एरिया है अगर वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो क्या कहानी होगी। और जो दूसरा केस होगा उसमें मैं क्या डिस्कस करूंगा, तो केस 2 में मैं क्या कह रहा हूं कि when the area is inclined with the direction of current। ठीक है, तो दो केसेस है हमारे। तो पहला केस में क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है ये करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो अगर एरिया जो है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर सरफेस ये है तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो भी तो यही आएगा ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपका जो एरिया वेक्टर है वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया भी वो वाला जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर एरिया करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो। तो फिलहाल तो यहाँ पूरा का पूरा एरिया वेक्टर ही करंट के डायरेक्शन के अलोंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो सिंपली आपने क्या करना है, पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर देना है, और ऐसा करने से जो आपको मिलेगा वो आपका करंट डेंसिटी हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। अगर मैं पूछूं कि एसआई यूनिट क्या होगी, तो करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट बताइए क्या होगी। तो एसआई यूनिट में मैं क्या लिख सकता हूं, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया। तो ये था पहला केस। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूं तो उसमें मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारा एरिया है वो करंट के डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल पर है, यानी इंक्लाइंड है। तो उस केस में क्या होगा, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये कंडक्टर ले लेता हूं और सपोज दैट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऐसा है, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऐसा है, लेकिन जो करंट का फ्लो है वो इस तरीके से है, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऐसा है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा होगा तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ही होता है। तो सरफेस एरिया ये है तो इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर, कोई इशू नहीं है। और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमें एरिया वेक्टर वो वाला लेना होता है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो, क्योंकि अगर करंट के डायरेक्शन के अलोंग है इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं वही चीज वहां पे करने जा रहा हूं। वहां पे मुझे एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो। तो इसके लिए मुझे एरिया वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना होगा। तो अगर मैं इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दूं तो पहला कंपोनेंट ये आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उधर हम क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला होता है वो आ जाता है साइन थीटा। तो ये आ गया ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो अब अगर मैं पूछूं कि एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है तो वो कौन सा है, तो वो ए कॉस थीटा है। तो इस हिसाब से
आपका जो करंट डेंसिटी हो जाएगा वो हम कैसे लिखते थे, तो करंट जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है और एरिया का वो वाला कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि a cos थीटा। तो अगर इस a cos थीटा को मैं इधर भेज दूं तो आपका I इज इक्वल टू आ जाएगा जे ए cos थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब मुझे बताइए कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता था, तो a b cos थीटा। तो यहां पर अगर जे ए cos थीटा लिखा है तो इसे मैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो अगर इसे मैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दूं तो ये बन गया I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुआ है इसका मतलब क्या है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट हुआ है तो इसका मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हैं क्योंकि करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि करंट डेंसिटी जो था हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट जो हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फिलहाल इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसमें लिख देता हूं कि क्योंकि एस करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्योंकि करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, मैं इस चीज को इधर लेके आ रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का थोड़ा सा। क्योंकि करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी वेक्टर, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से आप को ये जो पूरा अभी स्क्रीन दिख रहा है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे बैठ के अपने आप अपने नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स जो है उसका पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट हैंड रिटन नोट सबसे बेहतर होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके आप देखते हैं अपना, तो बच्चों ये हमारा अगला टॉपिक। तो ये टॉपिक क्या है, तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। तो हमारे को अभी रिलेशन देखना है इन तीन चीजों के बीच में। तो ये रिलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिलेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी का रिलेशन चाहिए मुझे। तो आपने सभी चीजें अभी पढ़ रखी हैं, तो बस हमें इनके बीच रिलेशन देखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो शुरुआत करनी है वो ओम्स लॉ से करनी है। तो अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, तो एज पर द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता था कि V इज इक्वल टू आई इंटू में R। ठीक है, अब यहां पर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या मुझे उसकी जरूरत है? नहीं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पे E इज इक्वल टू क्या होता है, सो V बाय एल, आपको पता है ना, E इज इक्वल टू dV बाय dr होता था और उसी को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक केस में V बाय एल कह सकते हैं। सो E इज इक्वल टू V बाय एल होता है अगर, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एल। तो यहाँ पे जो V लिखा है इसकी जगह में E इंटू एल लिख सकता हूं। और करंट I की अगर मैं बात कर दूं तो क्या मुझे उसकी जरूरत है? नहीं, मुझे तो करंट डेंसिटी की जरूरत है। अच्छा, करंट डेंसिटी भी तो I बटे A होता है ना, तो इस I को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो। अब बात कर दूं अगर रेजिस्टेंस की, तो क्या मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत है? नहीं, मुझे कंडक्टिविटी की जरूरत है। और कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो मुझे रेजिस्टेंस का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें रेजिस्टिविटी आती हो। तो वो फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो R की जगह में लिख देता हूं रो एल अपॉन ए। अब जो यहां से कटता हो उसे काटो। तो यहाँ L से ये L कट जाएगा
और ये I है और ये A है, तो I बटे A जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे मैं I बटे A इंटू में रो लिख सकता हूं और ये आपका E है। अच्छा एक काम और सुनिए, आपको रेजिस्टिविटी ढूंढना चाहिए, रेजिस्टिविटी का उल्टा चाहिए ना कंडक्टिविटी, तो इस रेजिस्टिविटी को इधर भेज दो। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये रेजिस्टिविटी बटे में आ जाएगा, और आपको पता है कि 1 बटे में रो जो होता है वो सिग्मा होता है यानी कंडक्टिविटी, और I बटे में A जो होता है वो करंट इंटेंसिटी यानी कि J होता है। तो ये आ गया J इज इक्वल टू E सिग्मा, और ये तैयार हो गया आपका रिलेशन। सो ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के बीच में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कई बार पेपर में आपका डेरिवेशन के फॉर्म में आ जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसका देखते हैं अपना अगला टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स, यानी कि हमें बात करनी है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर किस हिसाब से डिपेंड करता है। और जो भी मैं बात करूंगा वो सारी की सारी बातें मैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी मैं बात करूंगा फिलहाल अभी कंडक्टर्स के लिए करूंगा, बाद में मैं आपको रजिस्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर उनके लिए भी चीजें बताऊंगा कि वहां पर रेजिस्टिविटी के केस में क्या होता है टेम्परेचर को चेंज करने पे। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों अगर आपको रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखना है टेम्परेचर के साथ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ किया था। तो जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू एम एल बटे में एन ए स्क्वायर टाउ, तो एम बटे में एन ई स्क्वायर टाउ। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, रो इज इक्वल टू एम बटे में एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहां पर एम जो है वो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कांस्टेंट चीज होती है। ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं एन और टाउ की। तो आपको पता है कि कंडक्टर के केस में नंबर डेंसिटी जो होता है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर को चेंज करने पे, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो एन भी कांस्टेंट है। तो सारा खेल डिपेंड करता है टाउ पे, यानी कि रेजिस्टिविटी और टाउ के बीच जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन आ गया, तो इनवर्सली का रिलेशन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए m बटे में एन ई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होता है, और अगर ये कांस्टेंट होता है तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसा रिलेशन शो कर रहा है, तो इनवर्सली का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो अगर आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटता है। तो ये तो रिलेशन हुआ इन दोनों के बीच। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन शो करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो और तेजी से मूव करने लग जाते हैं, और उसके अंदर के जो एटम्स या आयंस है वो भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट और ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जिसकी वजह से टकराने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से जो टकराना है वो और जल्दी जल्दी होने लगता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये रिलेशन मुझे पता है रेजिस्टिविटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का है, और जो दूसरा रिलेशन है वो क्या है, तो वो है रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर के बीच का। तो यहां भी इनवर्सली का रिलेशन आता है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो उससे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट होगा, तो डिक्रीज कर गया, और अगर ये डिक्रीज कर गया तो ये आपका इंक्रीज कर गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली का रिलेशन है। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपका रेजिस्टिविटी भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट रिलेशन जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ फॉलो करता है वो रिलेशन क्या है, तो मैं इस चीज को पहले लिख देता हूं। तो मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, बट द एग्जैक्ट रिलेशन
resistivity follows with temperature is, तो वो जो रिलेशन होता है, जो एग्जैक्ट रिलेशन रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ है, वो है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन होता है जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ आता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो रो है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, और रो नॉट का मतलब क्या है, तो रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। तो जो भी आपका इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, उस रेजिस्टिविटी को मैं रो कहूंगा, और जो फाइनल टेम्परेचर है उस पर जो रेजिस्टिविटी उसे रो कहता हूं, और इसको रो नॉट कह देता हूं। और यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये आपके कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये क्या है आपके, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। और यहां पर जो T है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो T रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर को। ये ध्यान रखिएगा, T का मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों मैं इधर का पोर्शन आपका रफ कर दे रहा हूं। तो यहां पर जो आपका T है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर, जो कि यूजुअली अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो यूजुअली चेंज इन टेम्परेचर यानी जो आपका T है वो स्मॉल होता है, और इस वजह से जो ये वाला टर्म है बीटा टी स्क्वायर वाला टर्म वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, और मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूं। आपको पता है कि अगर कोई बहुत छोटी चीज है और उसका स्क्वायर कर दो तो वो और भी ज्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं, तो देयरफॉर बीटा टी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो हमारा टर्म था बीटा टी स्क्वायर, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इस हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी। तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाता है जो हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी, और यहाँ पे जो टी है उसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। सो बच्चों आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो ऑब्वियसली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फॉर्मूला देखते हैं कोई ऐसा जिसके अंदर वो वैल्यू हो। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, सो रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं इजिली। तो अगर मुझे ये अल्फा निकालना है तो सबसे पहले इस रो नॉट को इधर भेज देता हूं। सो रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। अब इस 1 को अगर मैं इधर भेजूं तो यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। सो रो बाय रो नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा टी। अब अगर इस टी को भी मैं इधर भेजूं तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन और तो इधर आकर डिवीजन हो जाएगा। सो इस हिसाब से या फिर एक काम करो, पहले इस स्टेप में एलसीएम ले लो। तो रो माइनस रो नॉट बटे में रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। अब यहां से अगर आप इस टी को इधर भेज दो तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा रो माइनस रो नॉट बटे में रो नॉट, और ये जो टी है ये आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका अल्फा। सो अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूं
तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन रेजिस्टिविटी बटे में ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जो T था मेरा वो किसको रिप्रेजेंट करता था, तो क्योंकि T रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमारा जो T था वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए वी कैन रिप्लेस T बाय डेल्टा T। इसलिए अगर हम चाहें तो ये जो T है इसे हम डेल्टा T से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी बटे में ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो मैंने किया है वो इसलिए किया कि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये फॉर्मूला आपने हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपको यूज हो जाएगा इस फॉर्मूले का। सो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी बटे में ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के केस में क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपका जो चेंज इन रेजिस्टिविटी था वो भी इंक्रीज कर गया था और इस वजह से जो अल्फा आता था वो पॉजिटिव आता था। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर कंडक्टर्स के केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा रो यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर अल्फा जो आता है आपका वो कैसा आ जाता है, सो पॉजिटिव आ जाता है। तो आपका अल्फा इस तरह से पॉजिटिव आता है। तो कंडक्टर्स के इसमें समझ में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आपका ये जो चेंज इन टेम्परेचर अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो भी इंक्रीज कर जा रही है। तो अगर दोनों ही जगह जो चेंज है वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो अल्फा आएगा वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कंडक्टर्स के केस में जो कंडक्टर्स के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है एक नंबर में कि क्या अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नहीं भाई, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। अल्फा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के केस में पॉजिटिव होता है। बाकी अगर आप इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स की बात कर दें तो वहां पे जो आपका अल्फा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आ जाती है। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो मैं इधर का पोर्शन रफ कर दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले से नोट डाउन कर लीजिए। इंसुलेटर्स की बात करता हूं तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, फॉर इंसुलेटर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर आपका जो अल्फा आ जाता है वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो हमारा चेंज इन टेम्परेचर भले ही पॉजिटिव है लेकिन अगर चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो इस वजह से आपका जो अल्फा आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज क्यों किया। तो उसके लिए फिर हमें उसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिसे मैंने बोला था कि आप याद कर लीजिए। तो वो हमारा फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू एम बटे में एन ई स्क्वायर टाउ। यही आपका बेसिक सा फॉर्मूला था। अब इसमें आपको पता है कि m और e जो है ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं और कंडक्टर के केस में तो n भी कांस्टेंट था, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर इंसुलेटर, या लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ है आपका,
नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस, हमारा जो नंबर डेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाता है, बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, लेकिन हमारा जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो नंबर डेंसिटी है वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज होता है और उसकी वजह से नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाता है, जैसे पहले डिक्रीज कर रहा था। तो अब मुझे बताइए, अगर एक फैक्टर इंक्रीजिंग है और दूसरा फैक्टर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा? तो भाई वो इफेक्ट जो है वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो नंबर डेंसिटी है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नंबर डेंसिटी में इंक्रीमेंट होता है वो ज्यादा तेजी से होता है, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नंबर डेंसिटी इज मच हायर देन द रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इस वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो आपका इंक्रीजिंग वाला आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो आप इस वजह से आपका जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूं और ये पोर्शन में रफ कर देता हूं। तो इसमें मैंने लिख दिया था, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, बट द रेट ऑफ ग्रोथ of number density is much higher than the rate of decrement of average relaxation time, therefore overall effect is increasing, यानी कि on increasing temperature resistivity decreases। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर गया इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो नेगेटिव है। भाई अगर आप अभी सुंदर दिखते हैं या आप अगर इंटेलिजेंट हैं अभी, और मान लिया जब बाद में आप पढ़ने में कमजोर हो जाए तो चेंज तो आया है आप में, लेकिन वो चेंज कैसा है? तो वो एक नेगेटिव चेंज है। अभी आप मान लिया जाए पढ़ने में तेज थे और कुछ देर बाद आप और ज्यादा तेज हो गए, तो इसका मतलब आप में चेंज तो आया लेकिन वो एक पॉजिटिव चेंज है। तो चेंज हमें देखना होता हमेशा कि वो जो चेंज आया है वो कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टिविटी में चेंज आया है वो नेगेटिव चेंज है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जा रही है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं यहां पे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, तो क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू वो क्या था, चेंज इन रेजिस्टिविटी बटे में ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, ये था बेसिक सा फंडा। तो हमने क्या बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो हमारा चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, और इसका मतलब क्या निकला कि ये जो चेंज है ये एक पॉजिटिव चेंज है और ये आपका एक नेगेटिव चेंज है।
और अगर ये नेगेटिव चेंज है तो ये रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है उसको कैसा बना देगा, सो नेगेटिव बना देगा। तो यहां से आपको बात समझ में आ जाती है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स केस में हमेशा नेगेटिव होता है। सो ये इतनी बातें आप लोग को आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा। सो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू किस हिसाब से डिपेंड करती है वो हमें देखना है। तो आपको अपना बेसिक फॉर्मूला याद है कि आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और अगर मैं किसी भी एक गिवन कंडक्टर की बात कर देता हूं तो जो भी हमने अगर कंडक्टर ले लिया है तो उस कंडक्टर का जो लेंथ है और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं लिख दूं इस चीज को कि फॉर अ गिवन कंडक्टर एक गिवन कंडक्टर के लिए L और A जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं। तो L एंड A आर कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर जाता है, रेजिस्टिविटी पे। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने पे जिस हिसाब से आपका रेजिस्टिविटी चेंज होता होगा उसी हिसाब से आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो आपको रेजिस्टिविटी वाला एग्जैक्ट रिलेशन याद है, तो अगर वो रिलेशन है तो उसी के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस वाला रिलेशन भी आ जाएगा। तो देयरफॉर द एग्जैक्ट रिलेशन which resistance follows with temperature is, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो वो रिलेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस एल्फा टी। समझ में आ रही बात। तो वही चीज लिख दिया जो पहले लिखा था। भाई पहले जो आपका लिखा हुआ था वो क्या लिखा था, तो वो लिखा था रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू में 1 प्लस एल्फा टी। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली का रिलेशन शो कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो उसी हिसाब से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस भी वही फॉर्मूला फॉलो करेगा जो आपका रेजिस्टिविटी करता था। सो इस हिसाब से R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी आ जाता है निकल के। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कई बार आपको यूज में आएगा ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से अगर कभी आपको अल्फा निकालना हो तो क्या करोगे, तो भैया पहले ही अपना निकाल के रख लो अल्फा। तो अल्फा का भी सेम रिलेशन ही आएगा जो पहले आया था। तो हमारा जो पहले रिलेशन आया था अल्फा को लेके वो क्या था, तो वो था चेंज इन रेजिस्टिविटी बटे में ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमारा जो अल्फा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस बटे में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं कई बार हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं और हमें बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आते कैसे हैं। सो हम एक सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर थर्मामीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। यानी कि अगर हम आइस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, आइस पॉइंट बोला जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ठीक है, ये आपका आइस पॉइंट होता है। तो आइस पॉइंट पे जो प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर का रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है और स्टीम पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़कर 5.23 ओम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कहा जाता है कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। अब अगर हम थर्मोमीटर को हॉट बाथ में डाल देते हैं तो जो प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस है वो बढ़ के हो जाता है 5.795। तो पूछ रहा है कि जो हॉट बाथ है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको आइस पॉइंट पता है, आइस पॉइंट बोला जाए वो पॉइंट जिसपे बर्फ जम जाता है और स्टीम पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिसपे
भाप उठने लगता है, तो वो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 373.15 केल्विन। तो यहाँ पे आपको दोनों ही टेम्परेचर बता दिए हैं उसने, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोल के। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका 273.15 केल्विन है, और जो फाइनल टेम्परेचर है, देखो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर दो दो दे रखे हैं, एक आपको स्टीम पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है और दूसरा वो हॉट बाथ वाला दे रखा है जो कि आपसे पूछ रहा है। तो एक को मैं T2 ले लूंगा और दूसरे को T2 डैश ले लूंगा। तो T2 की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है, कितनी है, स्टीम पॉइंट का मतलब 373.15 केल्विन, और जो T2 डैश है वो हमसे पूछा जा रहा है, यानी हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है वो हमसे पूछा जा रहा है। और T1 टेम्परेचर पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 5 ओम, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है। और स्टीम पॉइंट यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर है, इस पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, तो वह 5.23 ओम। बात समझ में आती है। अच्छा, एक चीज आपका यहाँ पे मिसिंग है और वो है अल्फा की वैल्यू, और उस अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए ही हमें ये दोनों टेम्परेचर और दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जिससे कि हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें और फिर उस अल्फा की वैल्यू को यूज करें इस टेम्परेचर T2 डैश को निकालने में। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं कि अगर कोई चीज मिसिंग है तो जरूर हमें कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी। सो आपको बात समझ में आती है। तो पहले आप एक काम कीजिए, आप अल्फा निकालिए, ठीक है। ओके, सो अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ करता था वो क्या होता था, तो वो होता था चेंज इन रेजिस्टेंस। सो चेंज इन रेजिस्टेंस बोला जाए तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस बटे में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर बोला जाए तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे T टेम्परेचर पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 5.23 ओम है, और ये T1 पे जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और बटे में ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, और T2 की वैल्यू 373 और इसकी 273, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो मैं सीधा 100 केल्विन लिख देता हूँ यहाँ पे। बात समझ में आती है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से जो मुझे अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी आएगी, तो देखो 5.23 से जब 5 माइनस करोगे तो 0.23 बचेगा, और 5 को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि अल्फा की एसआई यूनिट क्या होगी, तो भाई देखो ऊपर की तरफ है चेंज इन रेजिस्टेंस, है तो रेजिस्टेंस ही, तो यानी ऊपर की तरफ जो यूनिट आने वाली है वो है ओम, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लिखा है तो उसकी यूनिट भी ओम, तो ओम से ओम कट जाएगा, बचेगा जो भी वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होगा, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, तो ये ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, तो यानी जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी वो पर केल्विन में आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, तो ये तो निकाल लिया आपने अल्फा यहाँ से। अब उस अल्फा को यूज करेंगे हम इस टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर हम यही मानकर चलेंगे, दूसरा जो केस है हमारा जिसमें हमें T2 डैश निकालना, उस केस में भी इनिशियल टेम्परेचर में इसको मानूंगा और फाइनल टेम्परेचर में इसको मानूंगा। तो इनिशियल रेजिस्टेंस मुझे पता है 5 ओम है, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो भी मुझे पता है, यानी T2 डैश पर जो मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है उसे मैं RT डैश मान लेता हूँ, उसकी वैल्यू भी मुझे दे रखी है। सो 5.795 ओम। तो अभी मैं आराम से अपने क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो मुझे पता है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। सो चेंज इन रेजिस्टेंस बोला जाए तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस बटे में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर बोला जाए तो T2 डैश माइनस का T1 डैश। बात समझ में आती है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो आप यहां पुट कर देंगे। RT डैश की वैल्यू आपको पता है, R नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, R नॉट की वैल्यू पता है, T2 डैश जो है उसकी जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और T1 जो है, सॉरी T1 डैश लिख दिया मैंने, बेसिकली T1 है, और जो T1 है वो आपको पता है 273.15।
तो बस आपने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ गलत भी हुआ तो आपकी मैथमेटिक्स गलत होगी, यानी आप गलत जगह मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। बाकी फिजिक्स का काम जो था वो मैंने आपको करा दिया है। अब इसके बाद बस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है जो आप खुद से भी कर सकते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें उससे मिलता है मोटिवेशन। ठीक है, तो हम जितने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे हम उतनी ज्यादा रिसर्च करेंगे और उतने ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।